हेलो जी। आज के दूसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं एंजल वन के बारे में। इसका आज ही रिजल्ट आया है। इसके एनालिसिस कर लेते हैं कि Q2 में इन्होंने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया और उसके बाद इस इंडस्ट्री में बहुत सारी नई नई तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आ रही है। सेबी और गवर्नमेंट भी इस इंडस्ट्री के पीछे पड़ गया है। तो देख लेते हैं उसका क्या फर्क पड़ रहा है और उसको प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से, तो रफली रफली 24,000 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। 24,000 करोड़ रुपीस के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। और अगर सीधा सबसे पहले मैं ग्रोथ फिगर पे आ जाऊं, तो कंपनी ने इस बार अपने रेवेन्यू को ग्रो किया बाय 44% ओवर अ वाई लेवल एंड अ पार्ट ग्रोथ ऑफ 40% ओवर अ वाई लेवल। तो बहुत बेहतरीन नंबर, यहाँ पर कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर आप बिल्कुल बाल की खाली निकालना चाहो कि हाँ हमें थोड़ा सा स्लो डाउन इन द पेस ऑफ ग्रोथ देखने को जरूर मिला है, बट उसके उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे कि उसके लिए इन्होंने क्या मेजर्स लिए हैं और क्या अगले क्वार्टर से ये सारी चीजें नॉर्मलाइज होती हुई देखने को मिल सकती हैं। अब देखो इसके ऊपर एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार कॉन कॉल सुन के भी कॉन कॉल में एग्जैक्टली मैनेजमेंट किस तरीके से कह रहा है उसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी। अभी तो मैं जितनी भी आपसे चीजें शेयर कर रहा हूँ, ये सारी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देखने को मिली है या कंपनी ने कुछ जो अपडेट पोस्ट किया था उसमें हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अब देखो, कोई भी ब्रोकिंग कंपनी को अगर हमें एनालाइज करना है ना, तो हमें तीन चार चीजें देखनी होती है भाई। एक तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके बढ़े या नहीं बढ़े, आपका क्लाइंट एक्विजिशन रेट बढ़ा या नहीं बढ़ा, आपका ओवरऑल मार्केट शेयर बढ़ा या नहीं बढ़ा। ये सारी चीजें हमें देखनी होती हैं, तो एक करके ये सारी चीजें हम ट्रैक कर लेते हैं। अगर मैं क्लाइंट बेस की बात करूं, तो क्लाइंट बेस इनका बढ़ गया बाय 11% ओवर अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। ये भी बहुत बेहतरीन बात है। अब देखो यहाँ पर हम बहुत सारे नंबर देखेंगे और सारे नंबर हम लगभग लगभग क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर ही देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि ये इस तरीके का एक बिजनेस है कि जहां पर आपको जो ग्रोथ है उसको बहुत माइन्यूटली ट्रैक करना पड़ेगा। आप उनको वाई वाई नंबर के भरोसे छोड़ के बैठ नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके एक भी जरा सा स्लो डाउन इन पेस ऑफ ग्रोथ हुआ, तो इस कंपनी का वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो पी का कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत तेजी से होगा। इसलिए हमें यहाँ पर सब कुछ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे देखना पड़ेगा। इसीलिए हम ज्यादातर नंबर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, देख लेते हैं। 11% का आसपास का क्लाइंट एक्विजिशन रेट रहा, बहुत बढ़िया, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें 16% के आसपास का हमारा क्लाइंट बेस का ग्रोथ रहा। और अगर मैं इनके मार्केट शेयर की बात करूं, तो इनका मार्केट शेयर भी ग्रो किया और पहुंच गया 15.8% के आसपास का। तो यहाँ पर तीनों मैट्रिक में हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ ऑर्डर्स की, तो नंबर ऑफ ऑर्डर भी ऊपर गए बाय 6% ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। और अब देखो एक और चीज समझते हैं। पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था कि एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर हम देखने जाए ना, तो थोड़े से ऑर्डर नीचे गिर गए थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। अब इन्होंने उस ब्रिज को भी वापस क्रॉस कर लिया, वो वापस ऊपर की तरफ आने लग गए। तो एक एक हमें एक डिप देखने को मिला था Q1 FY25 में इन नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब वो डिप से वापस ये कंपनी ऊपर आ गई है, वापस नंबर ऑफ ऑर्डर्स ऊपर की तरफ आ गए हैं और ऑल टाइम हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर भी कंपनी बैक टू ट्रैक आ गई, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर हम इनके एवरेज डेली टर्नओवर की बात करें, तो वो भी बढ़ गया बाय 3.5% ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। और अगर हम रेवेन्यू नंबर्स की बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे, तो रेवेन्यू वाज अप 8% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल एंड पैट वाज अप 45% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। अब पैट 45% कैसे बढ़ गया? क्योंकि पिछले क्वार्टर में इन्होंने आईपीएल में जो एडवर्टाइजिंग स्पेंड किया था उसका खर्चा लिया था, तो एडवर्टाइजिंग स्पेंड का खर्चा लिया था, इसलिए पिछले क्वार्टर में जो पार्ट था वो थोड़ा सा कम आया था, थोड़ा सा सप्रेस्ड आया था। तो इसकी वजह से हमें इतना बड़ा जंप देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। तो ये चीज भी हमने समझ ली। अब देखो, आप बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो सेबी ने चेंजेस किए हैं कि भाई ये आप वीकली एक्सपायरी बंद करो, इसको मंथली एक्सपायरी पे लेके जाओ। और दूसरी चीज, ये एफएनओ के पीछे थोड़ा सा सरकार भी पड़ गई है और सेबी पड़ गई है कि भाई ये एफएनओ सेगमेंट की ट्रेडिंग को कम कराओ, ये सट्टेबाजी को कम कराओ। तो इससे इनको क्या प्रॉब्लम होगी और इसको प्रिवेंटिव मेजर क्या ले रही है कंपनी, इन सारी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो सिंपल सी गणित है कि भाई आप 20 रुपए कमा रहे थे हर ऑर्डर के ऊपर और आपका 90% के आसपास का वॉल्यूम ही आ रहा था आपके एफएनओ ट्रेड से। तो देखो, एंजल वन के मैनेजमेंट ने पिछली बार भी ये बोला था कि भाई अगर कोई बंदा सट्टा करना चाह रहा है, अगर उसको गैम्बल करना है, तो वो किसी भी भाव पे गैम्बल करेगा। वो आपके ये 100 500 1000 रुपए की माथा फोड़ी के चक्कर में गैम्बल करना रोकेगा नहीं।
कि अगर सपोज़ हम कल को एफ-एन-ओ ऑर्डर्स पे 30 ₹20 के बजाय ₹60 लेने लग जाएँ या ₹100 लेने लग जाएँ, तो वो ऐसा नहीं होगा कि यार ये मेरे से ₹40 एक्स्ट्रा ले रहे हैं या ₹50 एक्स्ट्रा ले रहे हैं या ₹80 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, इसकी वजह से ये मैं ट्रेडिंग करना ही छोड़ दूँगा। अभी वो वहाँ से वो बहुत जल्दी अमीर होने की ख्वाहिश लेके आ रहा है, तो उसको गेन बहुत सारा दिख रहा है, इसकी वजह से उसको अगर ₹100-50 ज़्यादा भी खर्चना पड़ रहा है, तो वो उस चीज़ को खर्चने में कोई कंजूसियत नहीं बरत रहा, कि मतलब वो ऐसा नहीं कर रहा कि चलो ये पैसा ज़्यादा लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं। या अगर हम बात करें कि वो वीकली टू मंथली एक्सपायरी की, वो तो इसी क्वार्टर में आया, तो इस क्वार्टर के बारे में हम मैनेजमेंट से बात करेंगे इन द कॉन कॉल, तो उसके बाद ही आपको अपडेट देखने को मिलेगा। तो हाल-फिलहाल इन्होंने क्या किया है, ये 1st ऑफ नवंबर से अपने रेट्स को रिवाइज़ करेंगे। तो अपने रेट रिवीजन में क्या करेंगे कि पहले जैसे आप देखते थे कि जो आपका डिलीवरी ट्रेड्स होते थे, डिलीवरी ट्रेड्स वाज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगता था। अब वो चार्ज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ₹20 का चार्ज लगेगा, तो वहाँ से इनको एक एडिशनल इनकम आना शुरू होगा। दूसरी चीज़ क्या कर रहे हैं, ये अपने मार्जिन ट्रेडेड फैसिलिटी, जिसमें मतलब ये कस्टमर को पैसा देते हैं, लोन उधार देते हैं शेयर खरीदने के लिए, मतलब लेवरेज करने के लिए पैसा देते हैं, उस पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। तो उस पे 15% का इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद अगर आप अपने एमटीएम मतलब मार्क टू मार्केट में अगर आप पूरा नहीं दे पा रहे हो, मतलब अगर उसमें 50,000 से ज़्यादा का आपका मार्क टू मार्केट आ जाता है और आप उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो उसके ऊपर भी ये लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, अब वो 13% के आसपास है। तो अपने सोर्सेज़ ऑफ रेवेन्यू और इंक्रीज़ कर रहे हैं। अपना ज़्यादा से ज़्यादा अलग-अलग जगह से पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इनका ये जो एफ-एन-ओ वाला सेगमेंट है, ये मेजर कंट्रीब्यूटर ना रहे। और देखो इनका स्टार्टिंग से एक ही फिलॉसफी था कि हम अपने सुपर ऐप बनाएँगे और सुपर ऐप में हर तरीके का प्रोडक्ट रखने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा जो बेस है वो बहुत डाइवर्सिफाइड हो जाए। हम सिर्फ़ एक ब्रोकिंग कंपनी की तरह ना रह जाएँ कि जो बुल मार्केट में बहुत अच्छा करती है और बेयर मार्केट में आके सारा का सारा काम खराब हो जाता है। तो इसीलिए आप देखोगे इन्होंने बहुत नए-नए वेंचर्स भी करे थे। जैसे अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, इन्होंने काम किया था एक वेल्थ मैनेजमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस या वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस खोलने का भी इन्होंने ट्राई किया था, मतलब खोल रहे हैं, ये अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है, बट अब ये जब वेल्थ मैनेजमेंट में घुस जाएंगे तब इनके थोड़ा सा और ज्यादा स्टेबिलिटी इन इनकम आने लग जाएगा और ज्यादा स्टेबिलिटी इन रेवेन्यू आने लग जाएगा। तो ये तो सुपर ऐप की कहानी है ना, ये सुपर ऐप की कहानी के बलबूते हम इस कंपनी को आगे देखना चाहिए। तो हमें ट्रैक तो अभी ये ज़रूर करना है कि भाई आपका एडीटीओ किस तरफ गया, आपका क्लाइंट एक्विजिशन किस तरफ रहा, ये सारी चीज़ें ट्रैक करनी है और इसके साथ-साथ इनका ये सुपर ऐप वाला भी ट्रांज़िशन ट्रैक करते रहना है, कि भाई क्या इनका सुपर ऐप ढंग से चल रहा है? क्या इस पे ऑनबोर्डिंग हो रही है? इस पे जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनकी ढंग से बिक्री हो रही है? और क्या वो इनके रेवेन्यू का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बनता जा रहा है? क्या वो रिप्लेस करता जा रहा है एफ-एंड-ओ वाले सेगमेंट को? तो ये चीज़ हमें ध्यान रख के चलना है। तो चलिए हमने ये बात कर ली कि इन्होंने 1st ऑफ नवंबर से अपने प्राइसेस चेंज करे, जिसकी वजह से एक इनको एडिशनल इनकम देखने को मिलेगी। तो ये जो थोड़ा-सा स्लो डाउन इन पेस ऑफ ग्रोथ आया था ना, कि जो कंपनी पहले 60-70% से बढ़ रहा था, वो सिर्फ 45% से बढ़ा इस क्वार्टर में, तो नेक्स्ट क्वार्टर से वो वापस उसी पेस पे बढ़ने लग जाएगा। मतलब हमारा रेवेन्यू ग्रोथ नंबर वापस ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी प्राइसिंग मिक्स चेंज किया है, पैसा बढ़ा दिया है। अब जो पहले सर्विसेज फ्री दे रहे थे, अब उसका चार्ज करने वाले हैं। तो इसलिए ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। अब इनका थोड़ा-सा अगर हम बात करें, थोड़ी-सी बात करें कि इनके सुपर ऐप में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो सुपर ऐप में बेसिकली 4 चीज़ें हैं। एक तो जो इनका कोर बिज़नेस है दैट इज़ ब्रोकिंग, तो ब्रोकिंग प्लेटफ़ॉर्म है। उसके अलावा ये क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड इनकम एसेट्स भी लेके आ रहे हैं। तो मतलब अगर आपको किसी एनबीएफसी कंपनी के बॉन्ड में इश्यू करना है या किसी एनबीएफसी कंपनी के एफडी के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो वो भी आप इन्हीं के सुपर ऐप के थ्रू कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बनाना चाह रहे हैं कि भाई अगर आप शेयर मार्केट में नहीं भी हो, तो भी आप हमारे ही ऐप से इन्वेस्ट करो, एंजल वन को छोड़ के मत जाओ। कि सपोज़ अच्छा एक और चीज़ समझते हैं कि भाई अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सारे के सारे तो लोग ऐसे नहीं होते ना जो 100% इक्विटी पोर्टफोलियो रखते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके चलते हैं, कि भाई मेरा 50% इक्विटी में है, 30% मेरा रियल एस्टेट में है और 20% मेरा एफडी है। तो वो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि आपका जो भी है वो आप हमारे ही ऐप पे ले आओ, आपको हम स्टॉक्स भी खरीदवाएँगे, आपको हम म्यूचुअल फंड भी खरीदवाएँगे, आपको हम वेल्थ मैनेजमेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे और आपको हम एफडी वाली बॉन्ड वाली सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज़ समझ के चलना पड़ेगा हमें। तो इनका एक ब्रोकिंग प्लेटफ़ॉर्म हो गया, एक म्यूचुअल फंड प्लेटफ़ॉर्म हो गया, एक लेंडिंग प्लेटफ़ॉर्म हो गया और एक फिक्स्ड फी प्रोडक्ट प्लेटफ़ॉर्म हो गया। और इन चारों को कंबाइन करके अपना एक सुपर ऐप बनाना चाह रहे हैं। तो अब एक-एक करके सबके बारे में बात कर लेते हैं। ब्रोकिंग वाला तो सबसे आसान है, वो तो हमने समझ ही लिया। म्यूचुअल फंड वाले में क्या है कि म्यूचुअल फंड भी अपनी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू बेच रहे हैं, तो इनको एक कमीशन मिल रहा है एएमसी कंपनी से कि भाई एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड इन्होंने अपने प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू बिकवाया,
तो एचडीएफसी से ये लोग कमीशन लेंगे कि भाई हमने आपके एयूएम में इजाफा किया, तो एक काम करो, आप हमें इसमें से थोड़ा सा कट दे दो, हमें एक थोड़ी सी फीस दे दो। तो बेसिक बिजनेस मॉडल ब्रोकिंग समझ लिया, म्यूचुअल फंड समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं लेंडिंग वाला पोर्शन क्या है। अब किसी भी आदमी को लोन चाहिए तो वो भी इन्हीं के प्लेटफॉर्म से जाके ले सकता है। तो इन्होंने अभी तक 3 कंपनी ऑनबोर्ड कर ली है, 3 एनबीएफसी ऑनबोर्ड कर ली है, जो इनके ही प्लेटफॉर्म से डिसबर्सल कर रही है। तो अगर किसी भी बंदे को लोन चाहिए और वो एंजल वन का ऑलरेडी एक कस्टमर है, तो वो एंजल वन की ऐप में जाएगा और ऐप में जाके एनबीएफसी से लोन मांग लेगा और उसको वहीं तुरंत लोन डिस्बर्समेंट भी हो जाएगा। तो इन्होंने एक डेटा दिया कि इन्होंने 3600 करोड़ रुपीस के आसपास का लोन डिस्बर्स कर दिया है टिल सितंबर ऑफ 2024। तो ये भी बहुत बेहतरीन बात है। और 3 एनबीएफसी कंपनी को ऑनबोर्ड करने की बात चल रही है कि 3 और एनबीएफसी कंपनी इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे आके जुड़ जाएंगे। तो आप देख लो, एक पूरा का पूरा आपका जितना भी फाइनेंशियल सर्विस वाला सेक्टर था ना, ये सारा का सारा वो काम करना चाह रहे हैं, सब कुछ अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाह रहे हैं कि भाई तुम एंजल वन को छोड़ के मत जाओ, तुम्हें शेयर खरीदना है हम दिलाएंगे, तुम्हें म्यूचुअल फंड खरीदना है हम दिलाएंगे, तुम्हें लोन चाहिए वो भी हम दिलाएंगे, और तुम्हें अब कोई एफडी में बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो वो भी हम ही कराएंगे। तो ये इस तरीके के लिए, इसलिए इनका सुपर ऐप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर फिक्स्ड इनकम लोन तो बहुत ही आसान है, फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट सॉरी बहुत ही आसान है कि भाई सपोज बजाज फाइनेंस की एफडी में आपको इन्वेस्ट करना है या श्रीराम फाइनेंस की एफडी में आपको इन्वेस्ट करना है, तो इन सब की एफडी में भी आप थ्रू एंजल वन के सुपर ऐप के थ्रू ही आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। ये चीज भी हमने देख ली। अब देखो, पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, हमें थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला था और हर 2-3 मैट्रिक में हमें स्लो डाउन देखने को मिला था। हमें ऑर्डर्स में स्लो डाउन देखने को मिला था कि भाई जो पहले ऑर्डर 30-40% से बढ़ा करते थे, उसमें थोड़ा सा हमें ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिला था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे थोड़ा सा गिर गए थे। इसी तरीके से अगर आप एसआईपी इनफ्लो की बात करो, तो एसआईपी इनफ्लो बढ़ा जरूर था, बट बहुत अच्छे रेट पे नहीं बढ़ा था। बट वो वाली प्रॉब्लम इस क्वार्टर में सॉल्व हो गई, बहुत बेहतरीन ग्रोथ हमें देखने को मिला। 230% का वाई लेवल पे ग्रोथ देखने को मिला और 70% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे ग्रोथ देखने को मिला इन न्यू एसआईपी रजिस्ट्रेशन। तो बहुत बढ़िया बात है। इन्होंने एक और डेटा दिया कि हमने सितंबर के, सिर्फ और सिर्फ सितंबर के महीने में, एक महीने में हमने करीबन करीबन 8 लाख नई एसआईपी खोली। और हमारा एक ये ऑब्जर्वेशन भी है कि भाई जो हमारे पास कस्टमर आता है वो एक से ज्यादा एसआईपी रखता है, मतलब वो 2 एसआईपी, 3 एसआईपी, 4 एसआईपी रखता है, और वो सारी की सारी हमारे ही प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इनका वेल्थ मैनेजमेंट वाला डिवीजन अभी बहुत छोटा है, नया नया चालू हुआ है, उसको भी हमें ट्रैक करते रहना है कि वो आगे चल के किस तरीके से रेवेन्यू में एडिशन करेगा। अब देखो, अब एक और चीज समझते हैं। अब ये कौन से क्लाइंट को कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं ये भी समझते हैं। अब ये एकदम यंग ऑडियंस, यूथ को कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका एज ग्रुप इज बिलो 25 ईयर्स, 25 साल से भी यंग लोगों को ये लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका 58% ऑफ द जो क्लाइंट बेस है वो आता ही इन यंग ऑडियंस से, बचा हुआ 42% है अबव 25 वाली एज कैटेगरी वाले लोग। और वहां पर भी कौन से लोगों को कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो टीयर 3 टीयर 2 सिटीज में रहते हैं, मतलब गांव वाले लोगों को, छोटे शहर वाले लोगों को उठा के अपने ऐप के ऊपर लेके आ रहे हैं, जो नया नया ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो एक इन्होंने अलग ही ज्योग्राफी पकड़ी है। जो सब लोग कहते हैं कि भाई अमीर लोगों पे फोकस करो, मेट्रो सिटीज पे फोकस करो, तो ये जाके एकदम दो टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में जाके वहां पर अपना क्लाइंट एक्विजिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समझ लेते हैं सेगमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है, इनका रेवेन्यू आ कौन कौन से सेगमेंट से रहा है। तो 62% तो इनका रेवेन्यू आता है ब्रोकिंग से, 24% आता है इंटरेस्ट इनकम से। अब देखो, ब्रोकिंग वाला पोर्शन कम हुआ और इंटरेस्ट इनकम वाला पोर्शन बढ़ा ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। और ये क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने अपना जो मार्जिन बुक है उसको बहुत बड़ी पेज पे बढ़ाया, उसमें इन्होंने लेंडिंग बहुत अच्छा किया और लेंडिंग बहुत ज्यादा किया। तो हमें उस वाली बुक में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, इसलिए ओवरऑल ओवरऑल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम वेंट अप। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप अपना जो ब्रोकिंग वाला डिवीजन है उससे थोड़ा सा लोड हटा रहे हो, आप टोटली सिर्फ और सिर्फ ब्रोकिंग वाले डिवीजन के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं हो। और 5% आ रहा है हमारा डिपॉजिटरी से और रिमेनिंग 11% आ रहा है हमारा अदर इनकम से। ये चीज भी समझ ली। अब ये जो ब्रोकिंग वाला डिवीजन है इसका थोड़ा सब सेगमेंट समझ लेते हैं। इसमें से 81% आ रहा है हमारा एफ एंड ओ वॉल्यूम में से। तो ये देखो, ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और ये बहुत ज्यादा फ्लिम्जी है, क्योंकि अगर कल को कोई भी आके सेबी आ जाए या गवर्नमेंट आ जाए और इसके ऊपर कोई भी रेगुलेशन निकाल जाए, ये सबसे बड़ा जो डेंजर होता है ना, वो इस वाले पोर्शन के भग जाने का होता है कि भाई कभी भी गवर्नमेंट आके ऐसा तो नहीं करेगी ना कि आपके डिलीवरी ऑर्डर पे बैन लगा देगी। तो ऐसा तो कभी नहीं होगा। गवर्नमेंट पीछे पड़ी हुई है एफ एंड ओ वाले सेगमेंट के।
तो ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये सबसे ज़्यादा हिट होता है, और ब्रोकिंग, पूरे के पूरे ब्रोकिंग सेगमेंट का 81% ऑफ द रेवेन्यू यहीं से आता है। तो इस पे डिपेंडेंसी कम करने की ज़रूरत है, और जो इस क्वार्टर में हमें होता हुआ भी देखने को मिला है कि पहले ये 85% के आसपास का कंट्रीब्यूशन लेके आता था, जो अब 81% के आसपास का लेके आ रहा है। तो यहाँ पर भी जो इम्प्रूवमेंट है वो हमें देखने को मिला है। 13% आता है हमारा कैश वाले से, और 6% आता है हमारा कमोडिटी से। अब थोड़ी क्लाइंट फंडिंग बुक के बारे में बात करें, तो क्लाइंट फंडिंग बुक बढ़ गया बाय 120% ओवर वाई लेवल। एंड अगर मैं बात करूं कि क्लाइंट का एक्सपोजर भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही क्लाइंट को इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा दे दिया और अपना एनपीए बढ़ा लिया या अपना रिस्क बढ़ा लिया। नेग्लिजिबल एनपीए, और एक क्लाइंट के ऊपर लगभग लगभग 2 लाख रुपए ही है, तो कोई बहुत ज्यादा रिस्क है नहीं। और एकदम वेल स्प्रेड अक्रॉस है कि मतलब किसी भी एक बंदे के हाथ में या 10 बंदों के हाथ में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है कि भाई हमारे टॉप 5 क्लाइंट्स ही हमारा 10% ऑफ द टोटल क्लाइंट फंडिंग बुक लेके बैठे हुए हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऑल इन ऑल यही था रिजल्ट। अब देखो कहानी क्या है। अब देखो बहुत बेहतरीन कंपनी, बहुत अच्छा काम कर रही है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत बेहतरीन लग रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही। हमें थोड़ा सा बस ये देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट कौन कॉल में आगे का एक गाइडेंस क्या देता है, कि आगे किस तरीके से हम बढ़ेंगे उसके बारे में क्या बोलता है। ये जो एफएनओ सेगमेंट के पीछे सब लोग पड़े हुए हैं, इसके बारे में क्या बोलता है मैनेजमेंट। और ये जो इन्होंने प्राइस हाइक किए हैं कि भाई हमने डिलीवरी ऑर्डर्स पे भी हमने ब्रोकरेज चार्ज करना शुरू कर दिया, हमने अब वो क्वार्टरली एएमसी फीस कटने लगे कि 60 रुपीज के आसपास की, और उसके अलावा जो हमने मार्जिन ट्रेडेड बुक में जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा दिया, और जो हमारा मार्क टू मार्केट है उस पे भी हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। ये सारी चीजें कर क्यों रहे हैं? क्या डिपेंडेंसी कम करने की वजह से ही कर रहे हैं, या इनको ये डर है कि हमारा एफएनओ सेगमेंट से रेवेन्यू गायब हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं से उस रेवेन्यू की पूर्ति करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो हमें एग्जैक्टली मैनेजमेंट से ही पता चलने को देखने को मिलेगा। तो हमें ये थोड़ी सी चीजें ट्रैक करनी है, और इनका सुपर ऐप वाला ट्रांजेक्शन ट्रैक करते रहना है। बाकी कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें कंपनी के वैल्यूएशन की, तो अब आप एकदम बेसिक मोटी गणित लगाओ, आपको कंपनी मिल रही है 20 के पी पे, 20 के पी पे मिल रही है, और बुल मार्केट के टाइम पे आप देखो ये 50% के आसपास ये कंपनी ग्रो कर रहा है। तो इफ द कंपनी इज ग्रोइंग एट 50 और परसेंट, और अगर आगे चल के कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने को मिलता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म बिजनेस है, आगे चल के ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अभी सारा का सारा खर्चा कर रहे हैं कि भाई एडवर्टाइजिंग स्पेंड हो रहा है, आईपीएल में एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो अभी तो ये सारा खर्चा हो रहा है, इसकी वजह से हमें ऑपरेटिंग लेवरेज आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा। नहीं तो हमें ऑपरेटिंग लेवरेज भी आता हुआ देखने को मिलेगा। तो चलो एक बार चलो ऑपरेटिंग लेवरेज को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ पकड़ते हैं कि कंपनी सिर्फ 50% के आसपास का ग्रोथ कर रही है। अगर कंपनी 50% के आसपास का ग्रोथ कर रही है और आपको 20 के पी पे मिल रहा है, 20 के पी पे मिल रहा है, तो आपको 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स निकालने जाओगे तो आप थोड़ा सोचो क्या होगा। अगर ये कंपनी ने अपना जो पार्ट है, पार्ट को 50% से बढ़ाया ओवर वाई लेवल, और आज कंपनी ने, आप ट्यूसडे को सुबह जाओगे और सुबह कंपनी को 20 के पी पे खरीद लेते हो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको एक ऐसा कंपनी मिल रहा है जो 50% के आसपास पे ग्रो कर रहा है इन 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स ऑफ 12-13 के आसपास ही। तो अब आपको सोचना पड़ेगा क्या 13 के फॉरवर्ड पी पे आप एक ऐसा कंपनी लेने जा रहे हो जो 50-60% के आसपास का ग्रोथ कर रहा है, तो क्या ये ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है? ये थिंकिंग आपको लगानी पड़ेगी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं।